हेलो एवरीवन, वेलकम टू जगत एक्सप्लेन। आज मैं ब्लैक कॉर्पोरेशन का चैप्टर 28 से 30 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले चैप्टर नहीं देखे तो उन्हें देख लें, जिससे कि आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। चैप्टर 28 के स्टार्टिंग में हम राजा को देखते हैं, जो पूछता है कि आखिर ये बुक्स और मैप क्या हैं, जिस पर किम कहता है कि मैंने एनवॉय के हेड से अलग से रिक्वेस्ट की थी कि वह इन चीजों को लेकर आए। ये हमारे नेशनल मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। ये ग्रेट खोजकर्ता जेंग के मैप और रिकॉर्ड्स हैं। खोजकर्ता उसे कहते हैं जो समुद्र में निकला हो दूसरी चीजों को खोजने के लिए। फिर हम वित्त मंत्री को देखते हैं, जो कहते हैं कि मैंने भी एंग्लो एम्पायर के यूनिक जेंग ही के बारे में सुना है। उसके बारे में कहा जाता है कि एंग्लो एम्पायर के ऑर्डर पर दूर समुद्र में खोज करने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसका लीडर यूनिक जेंग ही को बनाया गया था। और फिर हमें बताया जाता है कि जेंग मिग एम्पायर के राजा का एक यूनिक था, जिसे आज के चाइना में बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उसने अभी के साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका तक ट्रेवल किया था। और फिर राजा कहता है कि मैंने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, आखिर ये चीजें हमारे नेशनल मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी हैं। तो किम कहता है कि फादर, इस मैप को देखिए, ये मैप 1000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा कीमती है। जिस पर राजा और मंत्री लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये 1000 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा कीमती कैसे हो सकता है। तो किम उन सभी के चेहरे देखकर कहता है कि क्या आप सभी को भैंस के सींग के इम्पोर्टिंग इशू के बारे में तो जरूर याद होगा। तो वित्त मंत्री कहते हैं कि भैंस के सींग। और फिर किम कहता है कि यह वो मटेरियल है जिससे हम धनुष बनाते हैं। चूंकि भैंस के सींग हमारे जोशियन में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इन्हें मेग एम्पायर से मंगाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि वह हमें इन्हें बहुत ही कम देते हैं और वह हमें यह ट्रिब्यूट ट्रेड के द्वारा बेचते हैं। ट्रिब्यूट ट्रेड का मतलब है कि एक दूसरे को उपहार देना, एक दूसरे को गिफ्ट के द्वारा चीजें एक्सचेंज करना, ना कि जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं और पैसे देते हैं और हमको सामान मिल जाता है। और फिर किम कहता है कि लेकिन क्या भैंसें केवल मेग एम्पायर में ही एग्जिस्ट करती हैं? मैंने सुना है कि भैंसें दाई बीत और सेम में बहुत ज्यादा कॉमन है। दाई बीत आज के समय वियतनाम को कहते हैं और सेम थाईलैंड का पुराना नाम है। और किम कहता है क्या आप लोगों को पता है कि आखिर हम उनके साथ एक प्रॉपर ट्रेड क्यों नहीं कर पाते? इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन हम इस मैप की मदद से उन देशों तक जा सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो हमारे जोशियन को मेग एम्पायर की अननेसेसरी डिमांड मानने की जरूरत नहीं होगी। जिस पर राजा कहता है ओ, और राजा अंगूठा दिखाकर कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर पूछते हैं कि महाराज आखिर ये क्या है? तो राजा कहता है कि इसका मतलब है कि आप सबसे अच्छे हैं। यह मुझे क्राउन प्रिंस ने कुछ समय पहले ही बताया है। और राजा कहता है लेकिन क्राउन प्रिंस, एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। आखिर मिंग एम्पायर ने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्यों दे दी? आखिर तुमने किस प्रकार की ट्रिक को यूज किया है? जिस पर किम चौंकता है और फिर उन्हें बताता है। और हम मिग एम्पायर में राजसभा का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिग एम्पायर का राजा कहता है कि तुम सभी ने यहाँ पर आकर अच्छा काम किया। जिस पर एनवॉय कहता है कि ये तो आपकी महानता है महाराज। और फिर मिग एम्पायर का एम्परर ईगल को देखकर कहता है कि तुम तो एक बहुत ही वैल्यूएबल आइटम लेकर आए हो। जैसा कि मैंने जोशियन के ईगल्स के बारे में सुना था, ये बहुत ही शानदार हैं। और हमें बताया जाता है कि ये मिग डायनेस्टी के तीसरे एम्परर हैं, एम्परर यांगले। और फिर एम्परर कहता है कि क्योंकि तुम लोग मेरे लिए बहुत ही शानदार ईगल लेकर आए हो, इसलिए तुम लोग जो भी चाहते हो वह मुझे बता दो। जिस पर एनवॉय का लीडर कहता है कि हम सल्फर और कॉपर की इच्छा रखते हैं महाराज। तो एम्परर कहता है कि ग्रांड सेक्रेटरी इन सभी से सल्फर और कॉपर को डिस्कशन करो और उन्हें एक अच्छा अमाउंट देना। तो ग्रांड सेक्रेटरी कहते हैं जैसा आपका आदेश महाराज। और एम्परर पूछता है कि और कुछ भी? जिस पर एनवॉय का लीडर कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हम यूनिक जेंग हांग की खोज यात्रा के रिकॉर्ड की एक कॉपी को पाने की इच्छा रखते हैं। तो एम्परर कहता है कि जेंग हांग की खोज यात्रा के रिकॉर्ड आखिर जोशियन को ये किस लिए चाहिए? जिस पर एनवॉय का लीडर थोड़े हंसी मजाक वाली शक्ल बनाकर कहते हैं कि हमारा जोशियन किंगडम कुछ नहीं है, वह तो एक केवल विश्व के किनारे पर छोटा सा राज्य है, इसलिए हम लोगों को नहीं पता आखिर ये दुनिया कितनी बड़ी है। ये तो महाराज एम्परर का आशीर्वाद है कि हमारी जैसी एक छोटी सी कंट्री को ये पता चल पाया कि इस दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं। हम आपकी महानता को जानते हैं, लेकिन हमने सुना है कि एम्परर के आदेश पर यूनिक जेंग दुनिया की खोज करने के लिए निकले, और इससे हम जैसी एक छोटी कंट्री को यह एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। क्योंकि जोशियन बहुत समय से एक आइसोलेटेड राज्य है, जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमारा राज्य मिग एम्पायर की महानता को देखना चाहता है। और इसलिए हम आपसे यूनिक जेंग के रिकॉर्ड की कॉपी की रिक्वेस्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि महाराज एम्परर हमें मिग एम्पायर की महानता को देखने का अवसर प्रदान करेंगे। और किम कहता है कि इस तरह से हमने उनसे ये रिकॉर्ड्स लिए हैं। जिस पर राजा कहता है कि इसका मतलब है कि एनवॉय ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। और राजा कहता है कि जैसा कि मैं हमेशा ही क्यूरियस होता हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने उनसे कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट की है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज आखिर वह हमें कैसे दे सकते हैं? क्या यहाँ पर ऐसा कोई चांस है कि
वह कुछ प्लान कर रहे हों। तभी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर की उन रिकॉर्ड्स पर नजर पड़ती है और वह कहते हैं कि महाराज इन रिकॉर्ड में कुछ अलग सी चीज है। जिस पर राजा पूछता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर कहते हैं कि महाराज ये कोई रिकॉर्ड की कॉपी नहीं है बल्कि यह तो ओरिजिनल रिकॉर्ड है। इस पर सभी लोग चौंकते हैं और कहते हैं कि ओरिजिनल रिकॉर्ड, क्या उनसे कोई मिस्टेक हो गई है? क्या ये बाद में हमारे लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है? और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कहते हैं कि आखिर वह लोग ओरिजिनल रिकॉर्ड कैसे भेज सकते हैं। और बुक की पेज पलटा रहे होते हैं तभी उन्हें उसमें एक लेटर मिलता है और कहते हैं कि महाराज इसमें एक लेटर है, और थोड़े डर जाते हैं। तो राजा कहता है इसे मेरे पास लेकर आओ। और राजा उसमें लेटर को पढ़ता है और कहता है कि ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तब किम कहता है कि फादर, क्या आपका यह बेटा इस लेटर को पढ़ सकता है? तो राजा कहता है चीफ यूनिक, इसे क्राउन प्रिंस को दे दो। तब किम उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि ये सारी रिकॉर्ड को लीगल तरीके से दिया गया है, इसलिए जोशियन को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसे पढ़कर किम हंसता है और मन में सोचता है कि अब ये मत कहना कि। और फिर हम किम के मन में देखते हैं जहाँ पर मिगे एम्पायर के एम्परर राजा को एक नोट देकर कहते हैं कि इसे तुम रख लो, इसके बारे में कुछ मत कहना। ये सोचकर किम कहता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे। और फिर फादर से कहता है कि फादर, मुझे लगता है कि मेगे एम्पायर ने ये चीजें हमारे ऊपर डंप कर दी हैं। तो राजा कहता है कि डंप, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और फिर हमें मास्टर सैम दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है आखिर मेगे एम्पायर के एम्पायर ने यूनिक जेंग ही द्वारा इतनी बड़ी खोज यात्रा क्यों करवाई थी? यदि तुम इसे जानना चाहते हो तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा आखिर एम्परर यंगलो पावर में कैसे आए थे। एम्परर यंगलो ने मिलिट्री कू द्वारा अपने आप को राजा घोषित किया था, इसलिए उनके पास कोई प्रॉपर फाउंडेशन नहीं थी कि वह राजा बने रह सके। इसलिए उन्हें बहुत सी राजनीतिक अचीवमेंट चाहिए थी जिससे कि वह लोगों के मनोबल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकें। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खोज यात्रा शुरू की जिससे कि वह उसे अपनी अचीवमेंट में गिन सके। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि 15वीं शताब्दी में यूनिक जेंगी द्वारा एक बहुत बड़ी खोज यात्रा करने के बाद आखिर उसे रिपीट क्यों नहीं किया गया? आखिर उस समय खोज यात्रा का समय चल रहा था। यह खोज यात्रा का वह प्रसिद्ध युग था जो यूरोप की वजह एशिया में चल रहा था। इसके बाद उन्होंने एक भी खोज यात्रा इसलिए नहीं की क्योंकि मेगे एम्पायर का दूसरे देशों के साथ ट्रेड कोई एक्चुअल ट्रेड नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट ट्रेड था। लेकिन बहुत दूर की कंट्रीज के साथ ट्रिब्यूट ट्रेड करना कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं था, क्योंकि जब आप एक बार समुद्र में उतरते हैं और वापस आते हैं तो आपको जो लोग उस यात्रा में गए हैं उन सभी को उनके हिस्से का धन देना होता है और आपको उसी के साथ शिप की मरम्मत भी करवानी पड़ती है। यदि कोई शिप किसी चक्रवात से टकरा गई और वह डूब गई तो आपको फिर से एक नई शिप बनानी पड़ती है और किसी शिप की कॉस्ट 1-2 पैनी नहीं होती बल्कि वह बहुत ही ज्यादा होती है। जब ऐसा हुआ तो एम्परर एंग्लो की डेथ के बाद उनकी सभी खोज यात्रा के रिकॉर्ड को जला दिया गया ताकि जब नया एम्परर बने तो वह इन रिकॉर्ड को देखकर वह मिस्टेक फिर से ना दोहराए। और हम फिर प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर किम राजा से कहता है कि इसके कारण ये रिकॉर्ड मेगे एम्पायर के लिए केवल एक व्हाइट एलिफेंट होते। जिस पर राजा कहता है कि तुम सही हो, एक खोज यात्रा में बहुत सारा धन लगता है। और तभी एक मंत्री कहता है कि महाराज, यदि इसमें बहुत सारा धन लगता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए? तब किम कहता है कि ये हमारे लिए ठीक होगा, हम मेगे एम्पायर से अलग हैं। तो राजा पूछता है कि अलग आखिर कैसे? तब किम कहता है कि मेगे एम्पायर जब भी दूसरे देशों से ट्रेड करता था तो वह ट्रिब्यूट और गिफ्ट के रूप में ट्रेड करता था, लेकिन हम म्यूचुअल ट्रेड करेंगे। तब सभी लोग चौंकते हैं और कहते हैं कि म्यूचुअल ट्रेड आखिर ये क्या है? चैप्टर 29 की स्टार्टिंग में हम किम को देखते हैं जो कहता है कि हम मेगे एम्पायर की तरह ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि हम म्यूचुअल ट्रेड करेंगे। जिस पर सभी लोग चौंकते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल ट्रेड क्या है? तब किम कहता है कि मेगे एम्पायर की ट्रेडिंग मेथड में गिफ्ट और ट्रिब्यूट इन्वॉल्व थे, लेकिन इस ट्रेड में दो कंट्रीज के बीच में आवश्यक वस्तुओं का ट्रेड होगा। तो राजा कहता है कि इसे एक्सप्लेन में डिटेल करो। तो किम कहता है कि जी, और कहता है कि यदि हम इसे सार में समझे तो हमारे इस ट्रेड में कॉमर्स बीच में होगा और साथ ही रॉयल को ट्रांसपोर्ट और मर्चेंट की सेफ्टी की गारंटी देगा। इसके बदले में हम उन मर्चेंट से फीस लेंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेड में टैक्स वसूलेंगे। यदि ऐसा होगा तो इससे यह पॉसिबल हो सकता है कि हम बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं को इम्पोर्ट कर सकते हैं जिससे उन वस्तुओं का दाम कम हो जाएगा और हमारे जोशियन के लोगों की जिंदगी थोड़ी सरल हो जाएगी। और साथ ही रॉयल कोर्ट उन वस्तुओं के प्राइस को कंट्रोल करेगा। जिसे राजा सुनता है और कहता है और फिर वित्त मंत्री कहते हैं कि आवश्यक वस्तुएं लोगों के जीवन के लिए, क्या ऐसी चीजें दूसरे देशों में एग्जिट करती हैं? लेकिन इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पहले ही जोशियन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तब किम वित्त मंत्री से कहता है कि यूर एक्सीलेंसी, क्या आप काली मिर्च के बारे में अवेयर नहीं है क्या? तब वित्त मंत्री चौंकते हैं और कहते हैं कि काली मिर्च, और शांत रहते हैं। तो दूसरा मंत्री कहता है कि काली मिर्च, आखिर हम काली मिर्च के बारे में कैसे भूल सकते हैं? तो वित्त मंत्री कहते हैं
कि हाँ, आखिर हम काली मिर्च के बारे में कैसे भूल सकते हैं। और किम मन में सोचता है कि इन लोगों को आखिर पता नहीं है कि बिना मिर्च के खाना खाना कितना बोरिंग है। हम बहुत ही मुश्किल से अरब मर्चेंट से कुछ मिर्च खरीद पाते हैं क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल वर्क के मिनिस्टर कहते हैं कि लेकिन क्या हमें इन चीजों को दूसरे देश से मंगानी चाहिए? क्या हो यदि कुछ गलत हो गया? यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है कि लोग इन चीजों में पढ़कर अपनी बहुत ज्यादा वेल्थ हो सकते हैं। इससे हमारे नेशन की वेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तब किम कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब हम राज्य की वेल्थ के बहने के मार्ग को रोके ना। लेकिन यदि हम इन चीजों को नहीं मंगाएंगे तो हमारे यहाँ इन चीजों के स्मगल होने के केस बढ़ते ही जाएंगे। यदि ऐसा होगा तो लोग इन चीजों को खरीदने के लिए और ज्यादा पैसे देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो हमारे राज्य में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जिससे और लोग और ज्यादा करप्शन देंगे, और हम देखेंगे कि इन स्मगलिंग को रोकने के लिए लोग ऑफिशियल्स को घूस देने लगेंगे। तब मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है। और किम कहता है कि जैसे जैसे हमारा जोशियन अमीर होगा, हमारे लोगों की जिंदगी भी अमीर लोगों जैसी होती जाएगी। ये ह्यूमन का नेचर है कि जब वह किसी अच्छी चीज को टेस्ट कर लेता है तो वह धीरे धीरे और अच्छी चीज को टेस्ट करने की आशा रखने लगता है। क्या आप लोग इससे एग्री नहीं करते? तो सभी कहते हैं कि हमें एग्री करते हैं। और किम कहता है कि वित्त मंत्री, यूर एक्सलेंसी, वह आइटम कहाँ है जिन्हें मैंने आपको रखने के लिए दिया था? तो वित्त मंत्री कहते हैं कि वह तो स्टोरेज हाउस में है। तो किम कहता है कि फादर, मैं उन आइटम को यहाँ पैलेस में लाने की अनुमति मांगता हूँ। तो राजा कहता है कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। और फिर वित्त मंत्री कहते हैं कि ये पूरे 20 पेटी हैं। तो किम चौंकता और कहता है कि ये तो बहुत हैं, और उस पेटी को खुलकर कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा है। तो दूसरे मंत्री पूछते हैं कि आखिर ये है क्या? तो किम कहता है कि ये पहला आइटम है जो हमने खरीदा है, ये है शुगर। और सभी लोग चौंकते हैं और कहते हैं शुगर। और फिर हम मास्टर सैम को देखते हैं जो हमें बताते हैं कि जोशियन एरा के समय में शुगर जोशियन किंगडम में बहुत ही लग्जरी आइटम माना जाता था। और बताते हैं चूंकि शुगर कैन से निकाली जाती है और जोशियन किंगडम में शुगर कैन पाना बहुत ही मुश्किल काम था, इसलिए वहाँ पर शुगर बहुत ज्यादा महंगी होती गई, और साथ ही शुगर को एक लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट किया जाने लगा। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के मिनिस्टर कहते हैं कि शुगर ये तो बहुत ही महंगा आइटम है। तो दूसरा मंत्री कहता है कि ये इतना महंगा आइटम है और इन्होंने तो ऐसे 20 और पेटी मंगवाए हैं। तो राजा कहता है कि क्राउन प्रिंस, यदि आप क्राउन प्रिंस हैं फिर भी आपको ऐसी लग्जरी में नहीं। तब किम उन्हें बीच में रोकता है और किम कहता है कि यूर एक्सीलेंसी वित्त मंत्री, क्या आप इन वस्तुओं की लिस्ट में चेक कर इस चीज की प्राइस बताएंगे? तो वित्त मंत्री कहते हैं जी। और तब वित्त मंत्री उस बुक में देखते हैं शुगर और चौंकते हैं और कहते हैं कि ये तो 23.9 फाइन सिल्वर नियांग है। तब सभी मंत्री चौंकते हैं कि आखिर इतनी सस्ती। तब राजा पूछता है कि क्या आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? और पूछता है कि वित्त मंत्री, आखिर हमने कितनी शुगर मंगाई है? तब वित्त मंत्री बुक में देखते हैं और कहते हैं कि हमने 200 गुआन मतलब कि करीब 800 किलोग्राम शक्कर खरीदी है। जिस पर सभी लोग चौंकते हैं और मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क कहते हैं कि यदि हम मार्केट में इतने पैसे से शक्कर खरीदें तो हमें केवल मुट्ठी भर शक्कर ही मिलेगी। तो दूसरा मंत्री कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? और फिर हम मास्टर सैम को देखते हैं जो हमें बताता है कि क्या तुम लोगों को पता है, यदि हम जोशियन डायनेस्टी के रिकॉर्ड को ठीक से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि आखिर जोशियन ने अपने दरवाजे किस तरह से बंद किए हुए थे। उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनके पीछे वाले राज्य मिग एम्पायर ने शुगर केन्स का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन चालू कर दिया है, और उस प्रोडक्शन से इतना ज्यादा शुगर केन मिला कि वहाँ पर इस चीज को एक तुच्छ वस्तु समझा जाने लगा। और फिर किम उन सभी को ये चीज बताता है और कहता है कि इस तरह मैं इतनी सारी शुगर को वहाँ पर बहुत कम दामों में परचेज करने में सक्सेस रहा। पर राजा खुश होता है और कहता है वो, और चिल्लाकर कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है, मैं तुम्हारे इतने सारे नॉलेज से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अंगूठा दिखाकर कहता है कि जैसा मुझे क्राउन प्रिंस से उम्मीद थी। जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के मिनिस्टर थोड़ा संकोच करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और कहते हैं कि हमारे पास पहले से ही हनी और गन्ने का जूस शुगर के विकल्प के रूप में है, इसलिए हमें दूसरे देश के इस प्रोडक्ट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मिनिस्टर कहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क, आपका ओपिनियन गलत है। क्या आपको नहीं पता कि हनी को इकट्ठा करने में कितनी तकलीफ होती है? और इसी के साथ क्योंकि गन्ने का शरबत गन्ने से बनता है और गन्ने की फसल हर साल मानसून पर डिपेंड करती है, क्या हमें उन सब के बदले में इस फॉरेन प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा आसान नहीं होगा? आखिर हमें एक कठिन रास्ते की जगह एक सरल रास्ता क्यों नहीं तय करना चाहिए? तब मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के मिनिस्टर कहते हैं कि समस्या ये नहीं है कि इसे आसानी से पाया जा सकता है या मुश्किल से, समस्या ये है कि यदि हम इसे बार बार इम्पोर्ट करते रहे तो हमारा जोशियन राज दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएगा। तब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कहते हैं कि यदि ऐसा भी है तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए कि कब ये चीजें हमारे राज्य में स्मगल होना चालू हो जाएं? और किम उन दोनों की लड़ाई को देखता रहता है। और फिर किम कहता है कि
क्या यहाँ पर चांस है कि आप सभी मिनिस्टर्स में से किसी ने अभी तक शुगर को ट्राई किया हो? तो कुछ मंत्री कहते हैं कि माफ करना, और फिर एक मंत्री कहता है कि मैंने इसे एक बार ट्राई किया था। तो दूसरा मंत्री कहता है कि मैंने इसे जब मैंने अपना एग्जाम पास किया था तब ट्राई किया था। एक मंत्री कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अभी तक इसे कभी ट्राई नहीं किया। जिस पर किम धीरे से कहता है कि आखिर हमारा जोशियन कितना गरीब है। जिस पर राजा कहता है कि तुमने क्या कहा? तो किम कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। और किम कहता है कि फादर, आपका ये बेटा एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। तो राजा पूछता है कि वह क्या है? और किम कहता है कि क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में शुगर है, कैसा रहे यदि हम इस शुगर को मिनिस्टर्स और पैलेस में काम करने वाले लोगों को एक रिवॉर्ड के रूप में दें। इस पर सभी लोग चौंकते हैं और कहते हैं कि पुरस्कार के रूप में। और वित्त मंत्री पूछते हैं कि क्या आप शुगर के बारे में बात कर रहे हैं? तो किम कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा आइडिया होगा कि हम जो लोग अभी तक इस नेशन को बनाने में अपना हार्ड वर्क दिए हैं उन सभी को रिवॉर्ड के रूप में ये शुगर दें। और फिर हमें बताया जाता है कि जैसा कि किम ने कहा कि जो लोग भी पैलेस में काम कर रहे हैं और मिनिस्टर सभी को पुरस्कार के रूप में शुगर देनी चाहिए। और हमें बताया जाता है कि जब मिनिस्टर्स ने इस चीज को टेस्ट किया तो उसके कुछ समय बाद ही सभी मिनिस्टर शुगर को बेचने के लिए तैयार हो गए। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा शुगर खा रहा होता है और तभी किम आता है और कहता है कि फादर, क्या आपने मुझे बुलाया? तो राजा चौंकता है और कहता है कि क्राउन प्रिंस, आप यहाँ पर हो? तब किम राजा को शुगर खाते हुए देखता है और चिल्लाकर कहता है कि आप फिर से शुगर खा रहे हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपका पेट कुछ दिनों से मटका होते जा रहा है? तो राजा कहता है कि मैं अपने खाने को कम करने की सोच रहा था। किम चिल्लाकर कहता है कि क्या हो यदि आपको डायबिटीज हो जाए? तब राजा कहता है कि हे भगवान, मैंने कहा ना कि मैं समझ गया। तभी हमें बाहर से एक यूनिक की आवाज आती है जो कहता है कि महाराज, मिनिस्टर्स आ गए हैं। तो राजा कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। और फिर हम कुछ नए मिनिस्टर्स को अंदर आते देखते हैं, जिन्हें देखकर किम मन में सोचता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं इन लोगों को देख रहा हूँ। आखिर ये लोग हैं कौन? और राजा कहता है कि तो आप सभी लोग यहाँ आ गए हैं। और कहता है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लेफ्ट स्टेट काउंसलर ज्यादा उम्र होने के कारण रिटायर्ड हो गए हैं और पहले के इंसिडेंट के कारण हाई रैंकिंग ऑफिसर्स की जगह खाली है, इसलिए मैंने वह पोजीशंस इन लोगों को देने को डिसाइड कर लिया। यह पहली बार होगा। तब क्राउन प्रिंस आप सभी को देख रहे हैं, तो आप सभी क्राउन प्रिंस को अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और किम मन में सोचता है कि ये मत कहना। और फिर हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पूरे बाल सफेद हो गए होते हैं, जो कहता है कि मैं हूँ मयांग संजू, राइट स्टेट काउंसलर। और हम फिर एक दूसरे बंदे को देखते हैं जिसकी दाढ़ी से 3 सिंग निकले होते हैं, जो कहता है कि मैं हूँ हवांग ही, लेफ्ट स्टेट काउंसलर। और फिर हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसकी दाढ़ी नहीं होती, जो कहता है कि मैं हूँ ली जिग, चीफ स्टेट काउंसलर। और ये सुनकर किम का मुंह खुला रहता है और मन में सोचता है कि ये तो सच में हो रहा है। और बहुत कुछ होता है और मन में सोचता है कि ये लोग यहाँ पर हैं। और फिर राजा कहता है कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क, मैंने आपसे कुछ दिन पहले वाटर गेज के बारे में कहा था। मुझे लगता है कि हमारे पास अभी जो वाटर गेज है उससे भी बढ़िया वाटर गेज चाहिए रहेगा, इसलिए आप इसके बारे में रॉयल काउंसलर जेंग योंग सेल को बता सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क के मिनिस्टर कहते हैं कि जैसा आपका आदेश। और किम चौंकता है और मन में सोचता है कि ये मत कहना कि ये सच में जोंग योंग सेल है जिन्हें मैं जानता हूँ। और मन में सोचता है कि यह तो सेजोंग के एवेंजर्स की एंट्री हो रही है। यहाँ पर एवेंजर्स को ऐसे समझ लो जैसे कि एवेंजर मूवी में निक फ्यूरी ने सभी एवेंजर्स को इकट्ठा किया था, या फिर इसे ऐसा समझ लो जैसे हमारे भारत में राजा अकबर के पास 9 रत्न थे। चैप्टर 30 की स्टार्टिंग में हमें ईस्टर्न पैलेस के स्टडी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम कुछ लिख रहा होता है और फिर अपनी स्कूल को बंद कर कहता है कि ठीक है, और बाहर आकर कहता है कि यूनिक, हमें अभी रॉयल टेलर ऑफिस की तरफ चलना चाहिए। तो यूनिक कहता है कि जी राजकुमार। और किम खुश होता है और मन में सोचता है कि फाइनली मैं सर जेंग योसिल से मिलने वाला हूँ। और फिर हमें ईस्टर्न पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिक कहता है कि रॉयल काउंसलर जेंग योसिल अभी रॉयल टेलर में नहीं है, मैंने सुना है कि अभी वह वाटर क्लॉक पर काम कर रहे हैं। तो किम कहता है कि वो नहीं। तो यूनिक कहता है कि क्या मुझे उन्हें अभी ईस्टर्न पैलेस बुलाना चाहिए? तो किम कुछ देर सोचता है और कहता है कि नहीं, हमें बिजी लोगों को ऐसे ही समन नहीं करना चाहिए। और कहता है कि क्या तुमने कहा कि भाई अभी वाटर क्लॉक पर हैं? तो यूनिक कहता है कि जी राजकुमार। और फिर हम वाटर क्लॉक का सीन देखते हैं, उसे देखकर कहता है कि तो ये है जोशियन एरा के शुरुआती समय का वाटर गेज। और मन में सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे बड़ा है। और तभी उसे एक बंदे की आवाज आती है जो कंफ्यूज होकर एक कागज में लिखी हुई चीज को देखकर कहता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए। और किम उस बंदे के पास जाकर कहता है कि क्या आप रॉयल काउंसलर जेंग योसिल हैं? जिस पर वह बंदा किम को देखता है और अपना सर झुकाकर कहता है कि मैं हम्बली क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता हूँ। और किम कहता है कि इसे छोड़ो, क्या आप इन एक्सप्रेशन के साथ वाटर गेज को देख रहे थे? क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है? तो रॉयल काउंसलर जेंग कहते हैं कि महाराज ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं और अच्छे से वाटर गेज को बनाऊं, क्योंकि मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर को तो अच्छे से समझ गया, लेकिन
मुझे इसके नंबर्स को कैलकुलेट करने में कुछ दिक्कत आ रही है। जिस पर किम उसे देखता है और मुस्कुराकर वाटर गेज को देखकर कहता है कि रॉयल काउंसलर जेंग, क्या हो यदि हम इससे भी छोटे वाटर गेज को बनाएं? जिस पर रॉयल काउंसलर जेंग शांत रहते हैं और कहते हैं कि मेरा भी सेम ओपिनियन है, लेकिन इसे इससे छोटा बनाना इम्पॉसिबल है। तब किम उसे वह स्क्रोल देकर कहता है कि मैंने क्लॉक का न्यू ब्लूप्रिंट बनाने का ट्राई किया है। आप एक एक्सपर्ट हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इससे एक बार देखें। जिस पर रॉयल काउंसलर जेंग चौंकते हैं और कहते हैं कि माफ करना, और मन में सोचते हैं कि एक छोटी क्लॉक बनाना, ये तो एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस है, लेकिन छोटी क्लॉक बनाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह ब्लूप्रिंट को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं और मन में सोचते हैं कि इसमें हम वाटर की फोर्स की जगह एक मूविंग पेंडुलम की फोर्स का यूज करेंगे और शील्ड व्हील्स का यूज करेंगे। ये ब्लूप्रिंट तो मुझे कन्वे कर रहा है कि मैं एक छोटी क्लॉक बना सकता हूँ। और किम को देखकर मन में सोचता है कि आखिर इतने छोटे बच्चे के दिमाग में ये आइडिया कैसे आ सकता है। तो किम कहता है कि आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो रॉयल काउंसलर जेंग पूछते हैं कि क्या आपने ये सच में पूरा अपने आप से सोचा? तो किम कहता है कि सच कहूँ तो इसका 30% नॉलेज पश्चिमी लोगों से आया है। और मन में सोचता है कि यदि मैं सच कहूँ तो इसका 100% नॉलेज 21वीं शताब्दी से आया है। और पूछता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इसे बना सकते हैं? जिस पर रॉयल काउंसलर जेंग कहते हैं कि मैं इसके बारे में अभी पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा। और वहां से जाने लगते हैं। तो किम कहता है कि बहुत अच्छे, तो मैं इस चीज को आप पर छोड़ता हूँ। तो रॉयल काउंसलर जेंग कहते हैं कि जैसा आपका आदेश, और वहां से भाग कर जाने लगते हैं। और फिर रुकते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ भूल गया, अभी इसे बनाना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि मैं अभी महाराज का आदेश पालन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अभी क्षमा कर दीजिए, मैं इसे अपने काम होने के बाद जरूर बनाऊंगा। जिस पर किम उसे घूर कर देखता है और कहता है कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। जिस पर रॉयल काउंसलर जेंग चौंकते हैं और कहते हैं कि माफ कीजिए। तब किम कहता है कि मैं फादर के ऑर्डर को सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए आप केवल न्यू क्लॉक बनाने पर ध्यान दीजिए। तो रॉयल काउंसलर जेंग कहते हैं कि क्या यह सही होगा यदि उन्हें पता चला तो मेरी गर्दन? तो किम कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि नंबर्स को अकेले कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं जो कि कैलकुलेशन में बहुत अच्छा हो? तो रॉयल काउंसलर जेंग कहते हैं कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क में जियोंग चो और हॉल ऑफ बर्तीज में ऑफिसर जेंग इन जी, और साथ ही मैंने सुना है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इन्फॉर्मेंट से ऑफिसर जेंग चोंग बहुत अच्छे हैं। तो किम अंगूठा दिखा कर कहता है कि मैं समझ गया और बोलता है कि मैं आपके लिए ये सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अपनी रिसर्च पर ध्यान लगाइए। और फिर हमें राज्यसभा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर से यूनिक चिल्लाकर कहता है कि महाराज क्राउन प्रिंस यहाँ पर हैं। तो राजा कहता है कि उन्हें अंदर आने दो और पूछता है कि क्राउन प्रिंस आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब किम कहता है कि फादर आपकी इस बेटी की रिक्वेस्ट है। इस पर सभी मंत्री चौंकते हैं और मन में सोचते हैं कि राजकुमार फिर से नई रिक्वेस्ट लाए हैं, आखिर इस बार ये कौन सा फटाका फोड़ने वाले हैं? तो राजा कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि ठीक है, आखिर तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है? तो किम कहता है कि प्लीज मुझे कुछ लोग असाइन कर दीजिए। तो राजा कहता है कि तुमने कहा लोग? तो किम कहता है कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्क से जुंग चू, हॉल ऑफ बर्तीज से ऑफिसर जुंग इंजी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एनफोर्समेंट से ऑफिसर जिंग चू चाहिए। जिसे सुनकर सभी मिनिस्टर चौंकते हैं। और किम कहता है कि साथ ही मुझे ऑर्डिनेंस सेल के क्राफ्टमैन और रॉयल टेलर से जोंग यूसिल चाहिए। जिस पर राइट स्टेट काउंसलर सांजुंग चौंकते हैं और कहते हैं कि महाराज ये लोग? तो राजा कहता है कि आखिर आप इतने सरप्राइज क्यों हो गए? क्या अभी जो क्राउन प्रिंस ने लोगों को मेंशन किया है उनमें कोई समस्या है? तो राइट स्टेट काउंसलर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और तब वित्त मंत्री कहते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन ये सभी लोग जिन्हें क्राउन प्रिंस ने मेंशन किया है वह अपने अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। इन लोगों के बगैर उन डिपार्टमेंट में स्टेट अफेयर्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है कि राजकुमार को कुछ इम्पोर्टेंट वर्क के लिए ही इन सभी लोगों की जरूरत होगी, लेकिन स्टेट अफेयर भी इम्पोर्टेंट हैं। तो राजा कहता है कि क्राउन प्रिंस क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर आपको ये लोग क्यों चाहिए? तब किम कहता है कि मैं आविष्कार करना चाहता हूँ ताकि हम जोशियन को और रिच और स्ट्रॉन्ग बना सकें। जिस पर राजा चौंकता और कहता है कि आविष्कार? तब किम कहता है कि हाँ, मैं बहुत सारे आविष्कार करना चाहता हूँ ताकि मैं जोशियन को और अमीर और ताकतवर बना सकूं। अभी मेरे पास ईस्टर्न पैलेस के स्टडी हॉल में बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं, लेकिन वह ब्लूप्रिंट में केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर है और मुझे सटीक गणना की जरूरत है। इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अर्थमेटिक्स में बहुत अच्छे हों। यदि ये सभी लोग जिन लोगों को मैंने मेंशन किया है वह सभी साथ आकर मेरे साथ काम करें तो यह लोग जोशियन की समृद्धि और मिलिट्री पावर के पंख बन जाएंगे। जिसे सुनकर राजा और मंत्रियों को कुछ समझ में नहीं आता और राजा कहता है कि तो ऐसा है। और मंत्री सोचते हैं कि आखिर क्राउन प्रिंस क्या करने वाले
वाले हैं। और फिर हमें दूसरे दिन ईस्टर्न पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑफिसर जोंग इंजी रॉयल काउंसलर जेंग को हाय बोलते हैं और रॉयल काउंसलर जेंग ऑफिसर जिंग इंजी को हाय बोलते हैं। और ऑफिसर जंग इंजी कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप न्यू क्लॉक बनाने का काम कर रहे हैं, क्या ये सच है? तो रॉयल ऑफिसर जिंग ब्लूप्रिंट को दिखाकर कहते हैं कि हाँ, यह क्लॉक का ब्लूप्रिंट है जिसे राजकुमार ने ड्रा किया है। जिसे देखकर ऑफिसर जिंग इंजी कहते हैं कि इसे देखकर लगता है कि यह पूरे दिन को फिक्स आवर सिस्टम के द्वारा मापता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जोशियन में तो हम इरेगुलर आवर सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्या इससे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे? और फिर हमें बताया जाता है कि फिक्स आवर सिस्टम एक ऐसी मेथड है जिसमें दिन और रात को बराबर डिवाइड किया जाता है, और इरेगुलर आवर सिस्टम ऐसी मेथड है जिसमें नाइट को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। फिर किम अंदर आते हुए कहता है कि हम लोगों को फिक्स आवर सिस्टम यूज करवाने वाले हैं ताकि दिन और रात में ज्यादा फर्क न पड़े। तब सभी लोग कहते हैं हम राजकुमार क्राउन प्रिंस को नमन करते हैं। तब किम कहता है कि अभी की जो समय देखने की मेथड है वह सीजन पर डिपेंड करती है, जो कि यूज करने में इनसफिशिएंट है लोगों के भले के लिए। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम एक फिक्स आवर सिस्टम को अपनाएं? तो रॉयल काउंसलर जिंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तब ऑफिसर जिंग इंजी कहते हैं कि लेकिन राजकुमार आखिर आपने हम सभी को यहाँ किस लिए बुलाया है? तब किम कुछ पेपर्स को दिखाकर कहता है कि उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन चीजों को सॉल्व करें।